नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत बड़ी खबर से, डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली आज होगी उत्तराखंड में बीजेपी की। उत्तराखंड में आज बीजेपी की डिजिटल ये वर्चुअल रैली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार 2 के 1 साल के कार्यकाल का पूरा होने पर इस मौके पर ये रैली रखी गई है। ये वर्चुअल रैली है। मोदी सरकार उपलब्धियां गिनाएंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गिनाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे, वो भी शामिल होंगे। तो वर्चुअल रैली, तो आज उत्तराखंड में बीजेपी वर्चुअल रैली करने वाली है। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने पर यह रैली रखी गई है, जिसे खुद रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। तो जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले साल की, उन सारी उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे और सरकार की तमाम योजनाओं को उत्तराखंड के धरातल पर पहुंचाने पर भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से वर्चुअल रैली के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात करेंगे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, कितने बजे संबोधित करेंगे और क्या तैयारियां हैं उनके इस वर्चुअल रैली की? क्योंकि हमने देखा कि दूसरे प्रदेशों में जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह की रैलियां की तो एलईडी स्क्रीन अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी। तो उत्तराखंड में कहां पर किस तरह के बंदोबस्त है, किस तरह की तैयारियां हैं इस वर्चुअल रैली को लेकर? जी। देखिए राजीव, अभी 10:30 बजे वर्चुअल रैली शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो श्याम जाजू, वो दिल्ली से जुड़ेंगे। और साथ ही साथ प्रदेश जो मुख्यालय है भाजपा का, वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। और ये प्रदेश कार्यालय है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ करीब 1000 जो पार्टी संगठन के लोग हैं उनको यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ गढ़वाल मंडल की अगर बात करें, खासकर ये डिजिटल रैली गढ़वाल मंडल के तमाम जितने विधायक हैं, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको इस पर जोड़ा जाएगा। और जैसे आप परिचित हैं, लगातार प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और तमाम जितनी भी सरकार की उपलब्धियाँ अब तक रही हैं, तमाम योजनाओं किस तरीके से धरातल पर उतरी हैं, उनको लेकर आज रक्षा मंत्री पार्टी पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे और तमाम जितने भी पार्टी संगठन के यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करेंगे। मेरे साथ में प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुनीत मित्तल जी हैं, उन्हीं से हम रूपरेखा कार्यक्रम की जानते हैं। सर, अभी वर्चुअल रैली की शुरुआत होने वाली है 10:30 बजे, किस तरीके की तैयारी है और कितने लोगों की कनेक्टिविटी इसमें होगी और क्या संदेश ये होगा? आज मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के में आज माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जनसंवाद में लगभग 20 जगह ये प्लेटफॉर्म बने हैं और सिस्को के माध्यम से हमारे फेसबुक और लाइव जितना भी देखेंगे, लगभग 5 से 10 लाख के हमारे कार्यकर्ता और लोग इसमें जुड़ेंगे। और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को और हमारे जो लोग जनसंपर्क में जुड़ेंगे उनको बताएंगे। क्या होता ये पुनीत मित्तल जी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जितनी भी सरकार की उपलब्धि है वो तो गिनाएंगे ही, साथ ही साथ जब जिस तरीके की अब तैयारी यहाँ पर होने वाली है, वो आखिरकार क्या संदेश अब राजनाथ सिंह जी अपने पार्टी के पदाधिकारियों को देते हैं और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री को देते हैं। अब वो 10:30 मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप उनसे ये भी पूछें कि हमने देखा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, वर्चुअल रैली की, तो जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगी थी, हालांकि कटाक्ष भी किया गया, सवाल भी उठे थे। तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा होगा कि इस पार्टी पदाधिकारियों के लिए एलईडी स्क्रीन जगह जगह पर होंगी या कुछ विशेष जगह चिन्हित की गए जहां पर इस तरह की तैयारियां हुई एलईडी स्क्रीन की, या उत्तराखंड में नहीं है ऐसी तैयारियां? जी पुनीत जी, हम सबसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एलईडी जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं गढ़वाल मंडल में, तो कितने एलईडी हमने अपनी पार्टी पदाधिकारियों के लिए लगाई हैं, कार्यकर्ताओं के लिए लगाई हैं और उनको किस तरीके से कनेक्ट करने की यहाँ से तैयारी है? सिस्को के माध्यम से पूरे उत्तरांचल में लगभग 20 जगह ये कार्यक्रम होगा और सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, पूरा पालन करते हुए हम सिस्को के माध्यम से इसको पूरे प्रदेश में देख पाएंगे, जिसमें हमारा अनुमान है कि 5 लाख लोग उसमें जुड़ेंगे रैली में।
पुरी जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि आखिरकार अब 2022 की भी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या उसको लेकर भी एक जोश और दमखम भरने का काम रक्षा मंत्री जी करेंगे? क्योंकि लगातार अब ये भी देखा जा रहा है कि नज़दीक चुनाव हैं और ऐसे में लगातार जैसे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तो एक दिशा निर्देश देंगी, साथ ही साथ आगे किस तरीके से मिलकर काम करना है वो भी एक दिशा निर्देश होगा रक्षा मंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि वैसे तो हमारे कार्यकर्ता बहुत कंधे से कंधा मिला के, चाहे ये कोविड का काम रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजनाथ जी का जो उद्बोधन होगा वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेगा। तो देखिए राजीव, साफ तौर पर लगातार तैयारी पूरी हो चुकी है और 10:30 बजे ये वर्चुअल रैली की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें दिल्ली से राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जुड़ेंगे और साथ ही साथ प्रदेश मुख्यालय से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम पार्टी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़ेंगे और तमाम ये गढ़वाल मंडल में इस वर्चुअल रैली को रखा गया है। जितने भी पार्टी के भाजपा विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है और तमाम जितने भी केंद्रीय सरकार की दूसरे कार्यकाल का आज जिस तरह से पहला 1 साल पूरा हुआ है उसमें अब तक की क्या अब उपलब्धि केंद्र सरकार यानी की कि रही वही है और सारी कितनी उपलब्धियां योजनाओं जनता को के धरातल समक्ष पर रखे उतरा जाएंगे। है। तो आपका पार्टी विनोद, इस संगठन और तमाम पार्टी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 20 अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम होगा, वहाँ पर तैयारियां की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्याम जाजू संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी कनेक्ट होंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, बहुत बड़ी जानकारी। सिर्फ 24 घंटे की बात करें 11,502 नए मरीज मिले हैं और आंकड़ा 3,32,000 पार कर गया। 3,32,000 पार चला गया कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हमारे देश में और एक दिन के अंदर कोरोना से 325 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 1,53,106 हैं। 1,53,106 एक्टिव केसेस हैं, जबकि रिकवर जो हो चुके हैं ये उससे वो लोग एक्टिव केसेस से ज्यादा, यानी कि रिकवरी रेट ज्यादा है। देहरादून से ही एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत होम क्वारंटीन हो गए। प्रशासन ने 21 दिन के लिए हरीश रावत को होम क्वारंटीन कर दिया है। खबर बड़ी है, दिल्ली से परिवार के साथ हरीश रावत देहरादून पहुंचे थे और ऐसे में उनको क्वारंटीन किया गया, 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया। और हरीश रावत ने भी ये कहा है कि प्रशासन के निर्देशों का मैं पालन करूंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत क्वारंटीन किए गए हैं। ये खबर बड़ी, तो क्वारंटीन वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो दिल्ली से अपने परिवार के साथ देहरादून पहुंचे थे। तो ऐसे में ये गाइडलाइंस है, ये नियम है कि जो भी बाहर से लौटेगा तो उसको होम क्वारंटीन रहना होगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। तो ये देखिए, हरीश रावत ने खुद पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि आप सबका सामीप्य पाने के लिए मैं देहरादून तो पहुंच गया हूं। प्रशासन ने मुझे 21 दिन के लिए सख्त क्वारंटीन के नियमों का पालन करने के लिए कहा है और मैं पालन करूंगा। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक दूसरे से हम मिल पाएंगे। संवाददाता विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, हरीश रावत 21 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं, प्रशासन ने निर्देश दिए उन्हें। जी देखिए, लगातार जिस तरह से लॉकडाउन शुरुआती दौर से ही रहा है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने आवास दिल्ली में थे और वो कल ही देहरादून अपने आवास पहुंचे हैं। तो तमाम एहतियात बरतते हुए उन्होंने खुद अपनी जानकारी फेसबुक पेज और ट्विटर पर दी है कि अपने आप को 21 दिनों के लिए उन्होंने होम क्वारंटीन किया है और जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से प्रशासनिक दिशा निर्देश है उसका वो पालन करेंगे। और यही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से वो पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में वो दिल्ली में थे, उन्होंने वहां पर भी पूरा पालन किया है और वो आज ही यानी कल वो देर रात हरीश रावत अपने आवास देहरादून पहुंचे हैं। तो उन्होंने खुद को अपने 21 दिनों के लिए होम क्वारंटीन करके तमाम जानकारी दी है और साथ ही साथ दिशा निर्देश का भी पालन करने के लिए बात कही है। जी विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक अच्छे प्रतिनिधि की निशानी यही होती है कि प्रशासन ने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का पालन किया जाए। 21 दिन के होम क्वारंटीन में वो रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है प्रदेश में ही कि सख्त नियम है आम लोगों के लिए, महामारी अधिनियम एक्ट है आम लोगों के लिए, लेकिन उसकी जद से बाहर हो जाते हैं कुछ जनप्रतिनिधि, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर आम लोगों पर कार्रवाई। तो
मंत्री लोग इससे बच जाते हैं, लेकिन हरीश रावत ने खुद को क्वारंटीन किया है, 21 दिनों के सख्त क्वारंटीन। तो 21 दिन के होम क्वारंटीन में वो रहेंगे। वो दिल्ली में थे, परिवार के साथ थे, और परिवार के साथ ही देहरादून जब लौटे तो प्रशासन ने उन्हें कहा कि आप 21 दिन के होम क्वारंटीन में रहें, आप अपने घर पर रहेंगे। तो उसको मानते हुए उन्होंने कहा कि वो पालन करेंगे, और साथ ही साथ लोगों को भी उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सड़क पर थूके ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो अच्छा खाना खाएं। कोरोना से लड़ाई ये साझी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि बात साझी लड़ाई की जरूर की जाती है, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं साथ देते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ना उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन होता है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उत्तराखंड का जो आंकड़ा है वो भी आपके समक्ष हम रख देते हैं। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो कोरोना के 31 नए मरीज उत्तराखंड में मिले हैं। संख्या बढ़ गई है। नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार से ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, और 18 से 16 उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई। 18 से 16 इस वक्त का ये आंकड़ा है। 24 लोगों की अब तक प्रदेश में कोरोना से मौत भी हो गई है। तो 31 और केसेस आ गए, 31 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो कोरोना के केसेस लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, और कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जहाँ तक स्थिति है तो रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा हुआ है, और जो भी इस समय हमारे पास पॉजिटिव केस हैं वो लगभग सभी 95% हमारे जो प्रवासी हैं, जो देश के विविध प्रांतों से वापस अपने घरों को लौटे हैं, वो लोग हैं। और जो केसेज हैं वो भी कुछ क्षेत्र विशेष के देखने में नज़र आ रहे हैं, और इसलिए स्थिति पूरी तरह हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है। और हमको ये लगता है कि अभी कुछ दिन जो हमारी जो पेंडेंसी है, जो लगभग 4000 के आसपास है, ये बहुत जल्दी हम इसको टेस्टिंग का काम पूरा कर लेंगे। कोरोना को लेकर बीजेपी विधायक गणेश जोशी का भी कहना है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास सरकार को लेकर कोई मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए वो कोरोना को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। जनता सब देख रहे हैं, और आने वाले समय पर कांग्रेस को जवाब देगी। आज जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आज एक बार फिर कह रहा हूं, इसलिए मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को सलाह देता हूं। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास कुछ काम नहीं होता, आप पूरे कोरोना काल को देख लीजिएगा। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने मसूरी के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कितने हमारे प्रवासी भाई जो आज बिहार के बंधु, जो गरीब लोग भोजन के लिए तरस रहे थे, कितने लोगों को भोजन कराया, और उनको भोजन आज 55 दिन के अंदर लगभग 85 से 90 हज़ार लोगों को भोजन कराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी किचन के माध्यम से किया। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, और ये बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल के 22 कॉलेजेस पर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, छात्रवृत्ति घोटाले में मामले में उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल के 22 कॉलेजेस पर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मामले की जांच लगातार चल रही है, लगातार नकेल कसनी इस पर शुरू की गई है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, ये 22 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या इनके बारे में जानकारी मिल पाई है, और इनकी भूमिका क्या रही है इसमें, इस पूरे के पूरे घोटाले में? जी देखिए, ये अभी तक अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़ा घोटाला अब तक का रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक करीब
ऐसे कोई कॉलेज हैं जो यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं और साथ ही साथ हिमाचल के हैं। तमाम इस तरीके की धांधली इस छात्रवृत्ति घोटाले में आए हैं कि जो बच्चों के एडमिशन के नाम पर एडमिशन नहीं होते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति की राशि खुद स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रशासन वसूलता रहा है। तमाम ऐसे 22 कॉलेज पर, यानी 3 राज्यों के अलग अलग 22 कॉलेज हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये लंबा ऐसा घोटाला रहा है। लेकिन बीच में कोविड-19 का असर पूरे देश और प्रदेश में रहा है, तो जिसके चलते इस छात्रवृत्ति घोटाले पर जांच रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर अब ये सुर्खियों में आ गया है और 22 कॉलेज पर अभी मुकदमा दर्ज किया है। क्या विनोद सारे निजी कॉलेजेस हैं या प्राइवेट, इसमें सरकारी भी हैं? जी देखिए, कुछ ऐसे सरकारी कॉलेज हैं और साथ ही साथ अधिकतर इस पूरे घोटाले में जो अभी सामने जानकारी आई है उसमें जितने भी हैं अभी तक निजी कॉलेज हैं, जिसमें हिमाचल के कॉलेज हैं, यूपी के हैं और खासकर सबसे ज्यादा उत्तराखंड के हैं। 22 कॉलेज को ऐसे चिन्हित करके अब एसआईटी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिसके खिलाफ अब एसआईटी कार्रवाई, ठीक है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन विनोद, एक बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज कर लेने का क्या है, क्यों इनके लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा रहा है, लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फर्जी दाखिले दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति के नाम पर इन कॉलेजेस ने उठाए और अब एक एक कर इनकी परत खुलती चली जा रही है। कोटद्वार से खबर मिली जहां पर ट्रक के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत की सूचना मिल रही है। दोनों मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं और हादसे का शिकार हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। कोटद्वार में यह हादसा हुआ है, ट्रक के नीचे दबकर इनकी मौत हुई है। तो यशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला है जहां पर ट्रक के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये कोटद्वार से खबर मिल रही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने लोगों से मास्क लगाने को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में मास्क को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम में नया प्रावधान किया गया है। इसके तहत मास्क न लगाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार में 200 रुपए, तीसरी बार में 400 रुपए और चौथी बार में 5,000 रुपए जुर्माना और सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया है। मंत्री ने जुर्माना और सजा से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही घर से निकलने की अपील की है। तो आपदा एक्ट में संशोधन किया है कि प्रदेश के अंदर कोई बिना मास्क के यदि रहेगा उसको एक जुर्माने की राशि और या सजा, इस प्रकार का प्राविधान किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, इस समय जो कोरोना का संकट काल है, इसमें ये जरूरी है कि हम लोग जहां एक तरफ जागरूक करें, वहीं दूसरी ओर ये भी संदेश जाना चाहिए कि इस पर सख्ताई करना जरूरी है। पहले एक बार में 100 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 400 रुपये और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्राविधान और सजा की भी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के किसी भी रूप में वो घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की मौत के बाद उनके शव को भी लोगों की बेरुखी का शिकार होना पड़ रहा है। इसी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की कि वो हमारे अपने गलत व्यवहार उनके साथ ना करें। मेरे संज्ञान में आया है कि कोरोना पॉजिटिव से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पर ये भी शिकायतें आई हैं कि लोग उनके अंतिम संस्कार, चाहे दफनाया जा रहा होगा या अग्नि संस्कार हो रहा होगा, उस पर विरोध भी सामने आया है। ये अत्यंत दुखद है। भारत सरकार के द्वारा और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको पहले संक्रमण मुक्त किया जाता है और जिस कपड़े में या जिस बैग में उनको रखा जाता है
उसको भी संक्रमण से पहले मुक्त किया जाता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे अपने हैं, उनकी जो संस्कार विधि है उसके हिसाब से उसे आप करने दें, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा न करें, ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।